गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का कृतिका भाग 1 से मेरे संग की औरतें चैप्टर का 7वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका अपनी उन बहनों के बारे में बात करती है जो कि लेखन कार्य में नहीं लगी। 3 बहनें तो लगी, शुरू की 2 और लास्ट की 1, बीच की 2 तीसरे और चौथे नंबर की जो थी वो लेखन कार्य में नहीं लगी, चित्रा और रेणु। उनकी बात बताई कि किस प्रकार से चित्रा सच बोलती थी, जनरल थेमैया से पत्र मंगा ली, पत्र के माध्यम से फ़ोटो मंगा ली और परीक्षा देने में विश्वास नहीं करती थी। बड़ा समझाने पर पिताजी के परीक्षा दी, बीए किया। उसके बाद रेणु जो खुद पढ़ती कम थी लेकिन दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा मशगूल रहती थी। होता यही था कि उसके नंबर कम आते थे परीक्षा में और उसके शागिर्दों यानी शिष्यों के नंबर ज़्यादा आते थे। लेखिका अब कहती है अपने बारे में कि जब वो शादी के बाद बिहार के छोटे से डालमिया नगर में गई, वो वहाँ पर औरत और आदमी एक साथ नहीं रहते थे। पति पत्नी ही क्यों न हो, अगर फिल्म देखने आ जाते तो अलग अलग कतार में बैठते थे। वहाँ पर ये नाटक करना चाहती थी, आदमी औरतों को एक साथ लेकर के नाटक की शौकीन रही, लेकिन उस परंपरा से उन्होंने हार नहीं माना और लोगों को मना लिया औरतों को गैर मर्दों के साथ अभिनय करने के लिए। और 4 साल तक नाटक की और उस नाटक से जो पैसा आता था उसको आप राहत को उसमें आपदा राहत को उसमें अकाल पीड़ितों को देती थी। यहाँ तक हम लोग उस भाग में पढ़े हैं। अब यहाँ से पढ़ना है कि वहाँ से लेखिका निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गए। वहाँ से निकले तो कर्नाटक का और भी उससे छोटा सा डालमिया नगर सीमेंट की फैक्ट्री है। कर्नाटक में सीमेंट की फैक्ट्री में इसके पति सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पहुँच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। भाई 2 बच्चे हो गए यानी 4-5 साल के हो गए, अब स्कूल जाना चाहिए उनको, लेकिन वहाँ कोई ढंग का स्कूल ही नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। लोगों ने कहा भाई यहाँ बगल में चर्च है, अगर उसके फादर से जा कर के बात किया जाए कि यहाँ स्कूल खोलने के लिए भाई कुछ आर्थिक मदद हम लोग दे देंगे तो खोल दें। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। अब देखिए यहाँ माइनॉरिटीज़ की संख्या कम है, क्रिश्चियन आबादी कम है, इसलिए हम यहाँ पर स्कूल नहीं खोल सकते। सेंट जॉन जैसे है तो ये जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा रहेंगे वहीं खोलेंगे। तो बिजनेस हो गया, हर जगह खोल रहे हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। क्या भाई क्या जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है? यह बात साबित करते हुए अपना आग्रह इसरार यानी आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। क्या भाई हम चलिए स्कूल खोलने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमें गारंटी दीजिए कि वह स्कूल अगले 100 सालों तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए,
किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा भी। क्या कि स्कूल की तो छोड़िए, आप किसी के बारे में भी ये यकीन यानी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता है कि वो अगले 100 वर्ष तक चलेगा ही। वे भी गुस्सा खा गए, बोले कि खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। फादर भी भाई ताऊ में क्या कि जाइए भाई, भगवान का बड़ा शुक्रिया था कि बात पहले ही खुल गई, बच्चों को पढ़ाने की समस्या आपकी है, हमारी थोड़ा है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी कि समस्या हमारी है। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी। कि पहले के जो स्कूल होते थे उसमें सिर्फ लैंग्वेज पहले पढ़ाया जाता था, स्टार्टिंग सिर्फ लैंग्वेज से होता था, उसके बाद मैथ आता था, उसके बाद साइंस आता था। यानी कि क्लास 1 में सिर्फ आपको लैंग्वेज यानी हिंदी, वो भी मातृभाषा से पढ़ाई जाती थी। तो वहाँ भाई अब कन्नड़ भाषा वहाँ की मातृभाषा, फिर अंग्रेजी जो कि दोनों का मीडिएटर है, और हिंदी भाषी क्षेत्र से ये थे तो हिंदी इनके बच्चों के लिए भी जरूरी था। तो कहा कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला एक प्राथमिक विद्यालय खोलूँगी और सरकार से मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। खिसके हुए लोगों से मतलब जो लीक से हटकर चलने के आदती थे, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया और स्कूल खुल गया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। भाई प्राइमरी तक यानी 5वीं तक तो पढ़ाई वहीं की है, बाद में बड़े बड़े स्कूलों में, प्रसिद्ध स्कूलों में वो सब एडमिशन उनका हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका कहती है कि ऐसे अनेक अवसर आए जब मैं अपने जिद से काम को पूरा किया, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। जिद बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता की तलाश कर रहा है, लेकिन यह हार नहीं मानी, लगी रही। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। अपने आप को यह जिद्दी समझती हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी जिद्दी इनकी छोटी बहन रेणु थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। सन 1950 में 9 इंच, इट मीन्स की करीब 22-23 सेंटीमीटर बारिश। 22-23 सेंटीमीटर बारिश हो जाना। अगर 10 सेंटीमीटर एक साथ बारिश हो जाए तो पानी पानी ही आपको दिखने लगेगा, समझ लीजिए। 22 सेंटीमीटर, वो भी शहरों में और भी ज़्यादा दिखने लगता है। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। और दिल्ली की हालत यह है कि ज़रा सा भी बारिश हुआ कि वहाँ नाले पर नाले यानी कि छोटे बड़े नाले सब में पानी भर जाता था, मानो बाढ़ आ जाती थी। पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में से फाइलें पानी में तैरने लगे थे। यानी कुदरती बारिश, कुदरत का कहर, कयामती यानी कुदरत का कहर बारिश के बाद जो सरकारी ऑफिसें थी, उनका जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था, उनमें पानी पूरा भर गया था और सभी फाइलें जो टेबल पर रखी थी सब तैरने लगी थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। कोई भी सवारी गाड़ी या कोई भी गाड़ी, किसी भी प्रकार का गाड़ी सड़क पर नहीं निकला, क्योंकि सब पानी भरा था,
चारों तरफ पानी पानी था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। भाई इतनी बारिश में रेनी डे हो गया होगा, छुट्टी हो गया, बारिश, कोई साधन नहीं चला तो स्कूल बस कहाँ से चलेगा। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। क्या ठीक है भाई, बस नहीं आई तो मैं पैदल चली जाती हूँ। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? हैं? आप क्या फोन आया था? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल यानी वाजिब जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था। भाई फोन भी इनके घर था, स्कूल में भी रहा होगा जरूर, बड़ा स्कूल था, लेकिन बारिश की वजह से सब पहले लैंडलाइन फ़ोन थे, तार से चलते थे, तो बारिश में सब तार लाइन शॉर्ट सर्किट, फ़ोन डेड पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। वो पैदल ही पानी में छपर छपर करती स्कूल चली गई थी। हालांकि बारिश बंद हो चुका था, लेकिन पानी भरा हुआ था, सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। करीब 3-3.25 किलोमीटर, 3-3.25 किलोमीटर पैदल चल करके वो स्कूल पहुंची। और जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। आजकल के बच्चे तो सोचते हैं कि कितना बहाना मिल जाए छुट्टी का, जरा सा भी बारिश होता तो अपने यहाँ पर रेनी डे मना लेते हैं, या स्कूल बंद हो ना हो, फोन आया ना, बस आ रही है उनके दरवाजे, लेकिन रेनी डे मना लिए। पहुंची तो चपरासी जो था वो आश्चर्य में पड़ गया, दंग रह गया। चोरी पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। रेणु को मलाल यानी पछतावा, कोई पछतावा नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा था कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। अभी बीच में ही कह रहे थे काट के, मैंने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया कि मैंने पहले ही कहा था, तुमने पहले ही कहा था। अरे स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, क्या उसमें करना है। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कैसे वो रोमांचकारी अनुभव, पानी में छप 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 करके स्कूल जाना, स्कूल बंद होगा फिर वापस आना, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कोई साधन नहीं चल रहा, कोई वाहन नहीं चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में सुनसान सड़क पर अकेले चली जा रही है, कितना रोमांचकारी रहा होगा। लेखिका कहती है सच में अपनी धुन में वो मंजिल की तरफ बढ़ रही है, और मंजिल की तरफ अकेले चले जाना, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। जब आप स्वच्छंद भाव से चल रहे हो, कोई आपके साथ आपको टीका टिप्पणी करने वाला ना हो, कोई आपको रोक टोक करने वाला ना हो, उसमें और भी ज़्यादा आनंद आता है। ये लेखिका कहती है कि कितना बड़ा, कितना अच्छा रोमांच रहा होगा कि वो अकेले गई और बंद होने पर वापस चली आई। ठीक है, तो ये आपका पाठ आज समाप्त होता है यहाँ पर। अगर इस पूरे चैप्टर से कहीं से भी आपको कोई समस्या हो, किसी भी भाग के वीडियो में कोई अंश न समझ में आ रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे जैसे ही मैसेज हम पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।
धन्यवाद।